So, hello everyone, welcome to Management Study. And today we are going to start with Operations Management. We have already discussed many units. So, in the last lecture, we have discussed about statistics and business research, as well as something about logistics and supply chain management and marketing as well. So, from this unit, we are starting with Operations Management, and after that, we are going to study entrepreneurship and इंटरनेशनल बिजनेस ओके सो व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है ठीक है और उसका रोल और स्कोप क्या है ठीक है इन एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम क्या होता है उसका स्कोप क्या है ठीक है तो डेफिनेशन देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट ओके तो हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करते हैं जो भी प्रोसेस करते हैं उसको उसका इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करना उसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहते हैं अभी इनपुट क्या क्या होता है तो तीन चीजों का जनरली हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि चार चीजों का इनपुट होता है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ओके सिमिलरली यहाँ पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल्स लेबर और एनर्जी का इनपुट होता है इनटू अ प्रोडक्शन प्रोसेस और जो उस प्रोसेस से बाहर निकलता है वो आउटपुट होता है यानी गुड्स और सर्विसेज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है देखिए तो फर्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ कोर्स अब जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा आपकी मशीनरी जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए आपका लेबर जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट को स्टडी करने के बाद आपको ये ख्याल आता है कि आपकी मशीनरी लेबर और प्रोडक्शन प्रोसेस को या फिर ऑपरेशंस ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे किया जाए ओके देन प्रोडक्टिविटी ऑफ योर लेबर क्वालिटी ऑफ आउटपुट कॉस्ट रिडक्शन अगर आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो आप बहुत कॉस्टली आपका आउटपुट होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है या फिर आपका लेबर इतना एक्सपेंसिव है या फिर एनर्जी यूसेज ज्यादा है जिसकी वजह से आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है ठीक है मार्केट में वो महंगी हो गई है प्रोडक्ट तो उसको कोई परचेज नहीं करेगा तो इसको इसके लिए आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही होता है अगर कस्टमर सेटिस्फाई ही नहीं है तो वो आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं ठीक है अब इसका स्कोप क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट तो प्रोडक्ट डिजाइन में ऑपरेशंस मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रोडक्ट डिजाइन यानी कि प्रोडक्ट कैसा दिखेगा प्रोसेस डिजाइन यानी कि जो प्रोडक्ट की जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी कैपेसिटी प्लानिंग कितना हम प्रोडक्शन करेंगे हमारी कैपेसिटी क्या है हमारे पास कितने लेबर है इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमारे पास कोई वेयर हाउस है क्या कि जिसमें हम हमारा जो स्टॉक है उसको रख सके या फिर कई बार जो हम स्टॉक को मैनेज कर सके ठीक है क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा हमारे पास नेसेसरी इक्विपमेंट्स है क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है फैक्ट्री का या फिर जो मशीनरी है उनका लॉजिस्टिक्स के लिए प्लान करना पड़ता है कि हमारे पास प्रॉपर लॉजिस्टिक्स है या नहीं बिकॉज दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट रोल क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का इट इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशन अलाइनिंग प्रोडक्शन विद बिजनेस गोल्स एंड कस्टमर नीड्स तो कस्टमर नीड्स और बिजनेस गोल होते हैं उसके साथ ये अलाइन करता है ठीक है नाउ फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट ऑपरेशंस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है फैसिलिटी यानी कि आपका बिजनेस का लोकेशन और अगर हम कहें कि आपकी फैक्ट्री का जो लोकेशन है और लेआउट है वो कैसा होना चाहिए तो फैसिलिटी लोकेशन का सिंपल मीनिंग है चूजिंग द मोस्ट सुटेबल जियोग्राफिक लोकेशन फॉर ऑपरेशंस जहां पर भी आपको फैक्ट्री लगानी है वो सुटेबल होनी चाहिए मतलब मार्केट से थोड़ी नजदीक होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम आए और आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट तक पहुंचाया जा सके कम समय फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स और रॉ मटेरियल्स ठीक है अगर आपका लोकेशन बहुत दूर है ठीक है अगर रिमोट लोकेशन में आपकी फैक्ट्री है तो वहां पर रॉ मटेरियल पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है और वहां से आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाता है प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी अलग से जो कॉस्ट है वो बियर करना पड़ता है देन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी अगर आपका फैक्ट्री में ऐसा कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और मेंटेनेंस के इश्यू होंगे ठीक हाइजीन के इश्यूज होंगे लेबर को लेबर कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी लेबर अगर चीप है
तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन लेबर अगर एक्सपेंसिव है और वो लेबर अवेलेबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है, आप जिस भी टाइप के बिजनेस में हो उस बिजनेस को रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है, कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, उनके उनके उनको भी आपको कंसिडर करना होगा while establishing your factory or doing operations. And environmental impact, this is very very important because आपकी जो फैक्ट्री है उससे इन्वायरमेंट को क्या इम्पैक्ट होता है, आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इन्वायरमेंट उससे इन्वायरमेंट को क्या हार्म होता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। देन साइट सिलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक्स, जिसमें आपको कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस करना पड़ेगा, लोकेशन फैक्टर रेटिंग करना पड़ेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये लोकेशन बेटर है कंपेयर टू द अदर लोकेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड होता है और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता है, मतलब जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आप ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा मॉडल यूज करोगे। नाउ फैसिलिटी लेआउट, मतलब जो आपकी फैक्ट्री होगी वो किस तरह से होनी चाहिए। नाउ मीनिंग इज सिंपल फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लाइक आपकी फैक्ट्री में मशीन्स कहाँ पर होगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट होगी, वर्क स्टेशन क्या कहाँ पर होगा, सैनिटेशन का क्या होगा, वाटर कहाँ पर मिलेगा, बाथरूम और ये सब कहाँ पर होगा। तो उसको फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, जिसको फैसिलिटी लेआउट बोलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मिनिमाइज मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आपका जो वॉशरूम एरिया है वो वर्क एरिया से बहुत दूर है, तो लेबर को वहां जाने में ही टाइम इतना चला जाएगा कि वापस आने तक बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। सो अगर वो नजदीक में होगा तो उसका टाइम सेव होगा, वो जल्दी से जाकर आ जाएंगे। इट रिड्यूसेस हैंडलिंग कॉस्ट। अगर आपका वेयर हाउस बहुत दूर है फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री में जो माल प्रोड्यूस किया है उसको वेयर हाउस तक पहुंचाने में भी आपको ट्रक चाहिए और वो सब चाहिए। लेकिन विद इन अ फैक्ट्री अगर आपने छोटा सा स्टोर हाउस या वेयर हाउस बनाया है या स्टोर रूम बनाया है, तो आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को वहां पर स्टोर कर सकते हो, और इससे वर्क फ्लो भी सिंप्लीफाई होगा और स्मूथ होगा। टाइप्स ऑफ लेआउट, सो कौन कौन से बेसिस पर लेआउट होते हैं। सो इट्स अ प्रोडक्ट लेआउट जिसमें असेंबली लाइन होती है, प्रोसेस लेआउट जो कि जॉब शॉप पर भी बेस्ड होता है, फिक्स पोजीशन लेआउट जिसमें लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड सेल्यूलर लेआउट जो कि ग्रुप टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। लेआउट डिजाइन प्रोसेस, तो लेआउट डिजाइन करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आपको ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करना होगा कि हमको पर्टिकुलर लेआउट डिजाइन करना है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन यू हैव टू एनालाइज रिक्वायरमेंट्स, आपको रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करनी होगी कि हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। आपको अल्टरनेटिव लेआउट्स भी बनाने पड़ेंगे, जैसे कि अगर ये नहीं हुआ तो ये, उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट डिजाइन। ओके, देन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसको ईआरपी भी बोलते हैं, ठीक है। सो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम कनेक्टिंग ऑल फंक्शन एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के सभी एरिया का एक साथ प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ईआरपी के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी होता है, मतलब आपको अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस और अकाउंटिंग का काम करना है तो आप वो एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है तो वो भी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, सप्लाई चेन का कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन का कर सकते हो, सीआरएम को भी वहीं से मैनेज कर सकते हो, और इन्वेंट्री एंड प्रोक्योरमेंट भी वहीं से आप हैंडल कर सकते हो। सो अभी उडू करके एक जो सॉफ्टवेयर आता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है, मतलब आप सभी चीजें, मतलब फाइनेंस अकाउंटिंग एचआर सप्लाई चेन, ये सभी एक ही रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट है और कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है। देन उसके बेसिस पर आपको गैप एनालिसिस करना पड़ेगा। देन आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि हाँ, हमको इस पर्टिकुलर एरिया के लिए इस रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। देन यू हैव टू टेस्ट दैट सॉफ्टवेयर कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चल रहा है या नहीं। देन यू हैव टू ट्रेन दैट सॉफ्टवेयर।
कि अगर आप उसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू गो लाइव, मतलब आप अपने उस रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को लाइव कर सकते हो और टूल को लाइव कर सकते हो, जिससे कि एम्प्लॉइज उसको यूज कर सके, एंड यू हैव टू आल्सो इवैल्यूएट इट आफ्टर सम टाइम। अभी इससे बेनिफिट्स क्या होगा, तो हमको रियल टाइम डेटा मिलेगा, रिडंडेंसी कम होगी, मतलब जो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही थी वो रिपीट होना बंद हो जाएगी, और हम बेटर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। देन शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मतलब होता है असाइनिंग स्टार्ट एंड फिनिश टाइम टू टास्क, मशीन्स और वर्कर्स। ओके, तो मशीन्स जो है वो 24/7 नहीं चल सकती, वो भी गर्म हो जाती है, उसमें भी ऑयलिंग करना पड़ता है, ग्रीजिंग करना पड़ता है, एम्प्लॉयज भी 24/7 काम नहीं करते, उनको भी रेस्ट लेना होता है। तो शेड्यूलिंग में यही होता है कि स्टार्ट और फिनिश टाइम जो है वो प्री डिटरमाइन होता है, ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ शेड्यूलिंग, सो शेड्यूलिंग के कौन कौन से की एलिमेंट है? सो फर्स्ट इज लोडिंग, मींस असाइनिंग जॉब्स टू मशीन्स। सीक्वेंसिंग मींस डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ जॉब्स, एंड मॉनिटरिंग, जिसमें हम प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अब शेड्यूलिंग की कौन कौन सी टेक्निक है? तो गांट चार्ट्स है, देन जॉनसन्स रूल है जिसमें टू मशीन सीक्वेंसिंग होता है, क्रिटिकल रेशियो मेथड है, एंड डिस्पैचिंग रूल है। डिस्पैचिंग रूल यानी कि स्टॉक को डिस्पैच करने के रूल्स होते हैं, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ रूल्स यू हैव टू फॉलो। और ये अकाउंटिंग में भी आते हैं, जिसमें फीफो, लिफो, ईडीडी एंड एसपीटी है। जो फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसको एसक्यूसी बोलते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? इंश्योरिंग दैट आउटपुट मीट्स और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। आप क्वालिटी जो है वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन को भी बीट करनी चाहिए। एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है? सो इट यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू मेजर कंट्रोल एंड क्वालिटी, ओके, टू मेजर एंड कंट्रोल क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अब टूल्स ऑफ कंट्रोल कौन कौन से हैं? सो यहाँ पर सैम्पलिंग इंस्पेक्शन है, कंट्रोल चार्ट्स, ये सभी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है? स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप्स आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स। जो छोटे छोटे वॉलंटरी ग्रुप्स होते हैं जो क्वालिटी के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको क्वालिटी सर्कल कहते हैं। द लास्ट वन इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है जो काइजन के थ्रू होता है। सो काइजन इज अ जापानीज टेक्निक जिसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने का दिया जाता है इंस्ट्रक्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। देन बेंचमार्किंग होता है जिसमें आप कंपेयर कर सकते हो ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट के साथ। सिक्स सिग्मा होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसमें आपको डिफेक्ट्स जो होती है प्रोसेस की उसको कम से कम करना होता है। ISO 9000 सीरीज जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होता है। देन ऑपरेशंस रिसर्च, ऑपरेशंस रिसर्च क्या है? इट्स साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। ओके, सो ऑपरेशन रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मेथड का यूज करके हमको डिसीजन लेना होगा। ओके, व्हाट आर द कॉमन टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च? सो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है जिसमें ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ शिपिंग गुड्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स यानी आपका जो प्रेजेंट लोकेशन है वहां से जहां तक आपको अपना माल पहुंचाना है वो जगह। सो उसमें ट्रांसपोर्टेशन और प्रॉब्लम जो है वो हेल्पफुल है। Then queening theory means analyzing waiting lines to optimize service efficiency, मतलब आपकी सर्विस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्वीनिंग थियरी जो है वो हेल्पफुल है। Then decision theory जो कि choose best alternative under conditions of certainty, risk and uncertainty, मतलब ऐसी अगर सिचुएशन आ गई तो आपको बेस्ट डिसीजन कौन सा लेना होगा उसमें ये हेल्पफुल होगा। और द लास्ट वन इज कॉटेन CPM जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है। ओके, सो यहाँ तक जो था वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरनेशनल बिजनेस। सो मैनेजिंग बिजनेस इन ग्लोबलाइजेशन एरा इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड लेबर मोबिलिटी। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी को एक दूसरे के साथ जोड़ना है थ्रू ट्रेड, थ्रू इन्वेस्टमेंट यानी कि स्टॉक मार्केट, एंड टेक्नोलॉजी जो कि नए नए इनोवेशंस जो है वर्ल्ड लेवल पर होते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेसेस पर? तो फर्स्ट इज एक्सपांड मार्केट्स। ऑफ कोर्स अगर इंडिया का कोई बिजनेसमैन है वो अब्रॉड जो है अपनी चीज बेचना चाहता है तो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू वो इजी हो जाता है। इंक्रीज कंपटीशन, और यहाँ पर तो इंडिया में सिर्फ लोकल लेवल पे कंपटीशन था लेकिन अब वहां पर ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन होगा।
देन नीड फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजीज, जिसमें कि स्टैंडर्डाइजेशन आता है, अडेप्टेशन आता है, जो कि प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का बनाना पड़ता है व्हेन वी आर प्लानिंग टू गोइंग ग्लोबल। अब इसमें मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट इज कल्चरल डिफरेंस। ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया से डायरेक्टली कोई भी चीज जो है ग्लोबली बेचोगे, तो वहाँ का कंज्यूमर प्रेफरेंस कल्चर जो है वो डिफरेंट होगा इंडिया से। एक्सचेंज रेट रिस्क, मतलब यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस की प्राइस जो है वो भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है इसमें। लीगल कंप्लेंट्स बहुत सारे होते हैं, लीगल प्रोसीजर्स हमको फॉलो करनी पड़ती है। सप्लाई चेन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि कई कई बार अगर जो आपने माल बेचा होता है वो अगर खराब हो गया ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको टाइम लगेगा। विद इन इंडिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ट्रांसपोर्टेशन इजी। लेकिन जब आप अब्रॉड किसी चीज को बेचते हो तो उसको वहां तक थ्रू एयर अगर पहुंचोगे तो कम से कम टाइम नहीं लग जाएगा, लेकिन अगर शिपमेंट के थ्रू पहुंचोगे तो 2 से 3 दिन लगेंगे, दो दो एक आध 2 हफ्ता लग जाएगा। तो इसमें जो आपका जो माल है वो खराब होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें दो टाइप की थियरी है, क्लासिकल थियरीज एंड मॉडर्न थियरीज। तो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो कि एडम स्मिथ ने दी है, जिसमें वो बताते हैं कि कंट्रीज शुड प्रोड्यूस व्हाट दे कैन मोस्ट एफिशिएंटली। मतलब जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस होनी चाहिए आपकी कंट्री की। एंड कंपैरेटिव एडवांटेज की थियरी जो डेविड रिकार्डो ने दी है, वो कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन वेयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लोएस्ट। मतलब जहां भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लो हो, वो चीज आपको आपको उस चीज में स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाने चाहिए। और मॉडर्न थियरीज जो है वो हेक्स्टर रोलिन की थियरी है, जो कि लेबर और कैपिटल पर बेस्ड है। यानी कि अगर आपका लेबर चीप है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी है जो वर्नर ने दी है, जिसमें ट्रेड पैटर्न शिफ्ट्स के ऊपर से प्रोडक्ट की मैच्योरिटी का आप डिसाइड कर सकते हो कि प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मैच्योर होना चाहिए, कि जिसकी वजह से अगर लंबे समय तक अगर वो ट्रेड होता रहती है वो पेरिश ना हो। ठीक है। एंड देन न्यू ट्रेड थ्योरी विच emphasizes on economies of scale and network effects. Balance of payment. So it's systematic record of all economic transaction between residents of a country and the rest of the world. मतलब आप इंडिया और इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है जो भी कंट्रीज के साथ, उसका जो और भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? सो करंट अकाउंट, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनकम और ट्रांसफर के बारे में और डिटेल्स होते हैं, डेटा होता है। कैपिटल अकाउंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट और लोन्स के रिगार्डिंग डेटा होता है। एंड ऑफिशियल रिजर्व, जिसमें फॉरेन करेंसी होती है। ठीक है। डेफिसिट्स एंड सरप्लस क्या होता है? सो इट्स अ इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक पोजीशन। ओके। अगर डेफिसिट है तो कंट्री की पोजीशन अच्छी नहीं है, अगर सरप्लस है तो कंट्री की पोजीशन जो है ग्लोबल ट्रेड में अच्छी है। नाउ एफडीआई, जो कि है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटी इन द ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इन अनदर कंट्री। ठीक है। कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में अगर इन्वेस्ट करती है फॉर अ बिजनेस तो उसको एफडीआई कहते हैं। और किस फॉर्म में होता है एफडीआई? जॉइंट वेंचर कर सकती है, यानी कि हमारी कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। वॉल्यूम एंड सब्सिडीज हो सकती है, यानी कि यहाँ की कोई कंपनी को वो खरीद सकती है। मर्जर्स और एक्विजिशन कर सकती है, जैसे कि अभी डिज्नी और हॉटस्टार का जो मर्जर्स हुआ वो इसका एग्जांपल है। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो कैपिटल इनफ्लो, मतलब कंट्री में जो है फॉरेन करेंसी आएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एक्सपोर्ट को ग्रोथ मिलेगा। कॉस्ट क्या होती है? सो प्रॉफिट रिपाट्रिएशन, मतलब प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, इंडिया में भी जाएगा और फॉरेन कंट्री में भी जाएगा। मार्केट डोमिनेंस भी हो सकता है, मतलब उस कंपनी का इंडियन मार्केट में डोमिनेंस होगा, जिससे कि लोकल प्लेयर्स को जो है वो टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा। कल्चरल इन्फ्लुएंस हो सकता है, पोटेंशियल क्राउडिंग आउट ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, मतलब डोमेस्टिक फर्म्स जो है वो बाहर ही जा सकती है एफडीआई के कारण। देन मल्टीलेटरल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ के अंडर में बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो हर कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं व्हाइल दे आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड। सो डब्ल्यूटीओ क्या है? इट्स अ ग्लोबल बॉडी प्रमोटिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड अक्रॉस कंटिनेंट। ओके। इसके की फंक्शंस क्या होते हैं? सो इसको एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स को ही एडमिनिस्टर करता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, ये नेशनल ट्रेड पॉलिसी को मॉनिटर करता है। ठीक है।
और इसके सम प्रिंसिपल्स भी है, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्री ट्रेड प्रमोशन। देन इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हो तो कौन से प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है। सो ट्रेड प्रोसीजर में कुछ नहीं होता, यू हैव टू ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब आपको ऑर्डर मिलने पर आपको उसको प्रोसेस करना पड़ता है, शिपमेंट तैयार करना पड़ता है, कस्टम्स क्लियरेंस करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। एंड उसमें कौन कौन से की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सो फर्स्ट इज इनवॉइस, मतलब आप जो भी सामान बेच रहे हो उसका बिल, बिल ऑफ लैंडिंग और एयरवे बिल, मतलब आपने जो भी सामान चढ़ाया, जो लैंड किया उसका बिल, और अगर एयरवे के थ्रू बेच रहे हो तो एयरवे का बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से माल आपने बेचा, इस जगह से उसका सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। अगर माल को कोई नुकसान हो जाए तो आप इंश्योरेंस अगर लेना चाहते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। एग्जिम, एग्जिम स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ओके। इट्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, एम्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, मतलब इंडिया से जो ट्रेड के बैरियर्स है उसको हटाती है। एंड सपोर्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स, तो बहुत सारे स्कीम्स और इंसेंटिव्स के थ्रू ये ट्रेड को सपोर्ट करती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप।